हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस टॉपिक पर अध्ययन करने जा रहे हैं उसके नाम से आप पहले से ही परिचित हैं। यदि हम कहें कि यह हमारे आर्थिक जीवन का हृदय और आत्मा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, यह हमारे आर्थिक जीवन का हृदय और आत्मा कोई और नहीं बल्कि वह बाजार है जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उत्पादक से प्राप्त करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाजार क्या होता है और बाजार के कौन कौन से रूप होते हैं। एकाधिकार बाजार क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार क्या होता है, एकाधिकारात्मक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है और अल्पाधिकार क्या होता है। इसके साथ साथ बाजार के उस रूप को भी हम जानेंगे जो हम दैनिक जीवन में फेस करते हैं। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साधारण भाषा में बाजार उस स्थान को माना जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेता वस्तु की खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी विशेष स्थान के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि बाजार वह तंत्र है, व्यवस्था है जिसके माध्यम से क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और आपसी सहमति वाली कीमतों पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं। इस प्रकार बाजार से अभिप्राय किसी दिए गए क्षेत्र के उस व्यवस्था से है जिसके माध्यम से क्रेता और विक्रेता आपस में संपर्क करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर वस्तुओं की खरीद और बिक्री करते हैं। इस प्रकार बाजार में एक वस्तु होनी ही चाहिए, दूसरी वस्तु के क्रेता और विक्रेता होनी ही चाहिए और उनके बीच संपर्क होने चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से उनके एजेंटों के माध्यम से, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से या मोबाइल पर या इंटरनेट के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो संपर्क होनी चाहिए। अर्थशास्त्रियों ने बाजार को उद्योगों में फर्मों की संख्या और उत्पाद भिन्नता की अंश और उत्पाद की निकट स्थानापन्नता के आधार पर बाजार को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला एकाधिकार मोनोपोली, दूसरा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा एकाधिकारात्मक मोनोपोलिस्टिक और चौथा अल्पाधिकार ओलिगोपोली। बाजार के इस रूप को एक एक कर देखें उससे पहले बाजार के उस रूप को देखते हैं जो हम दैनिक जीवन में फेस करते हैं। विभिन्न प्रकार के बाजार उसके कुछ विशेषताओं के आधार पर होते हैं, जैसे क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय स्थान विशेष तक ही सीमित है तो उस वस्तु का बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है, और जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे राष्ट्र नामक क्षेत्र में फैले होते हैं और उस वस्तु का क्रय विक्रय संपूर्ण देश के अंतर्गत होता है तो उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे विश्व में फैले होते हैं तो उस वस्तु के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। वस्तुओं के विशेषताओं के आधार पर भी बाजार का रूप देखने को मिलता है, जैसे विशिष्ट बाजार, स्पेशलाइज्ड मार्केट और मिश्रित बाजार, मिक्स्ड मार्केट। जब किसी एक बाजार में एक ही वस्तु का क्रय और विक्रय होता है तो ऐसी बाजार को विशिष्ट बाजार कहते हैं, जैसे सब्जी बाजार, मछली बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, चूड़ी बाजार आदि। और जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है ऐसे बाजार को मिश्रित बाजार कहते हैं, मिक्स्ड मार्केट कहते हैं। नियंत्रण के अनुसार भी बाजार को विभाजित किया जाता है, जैसे स्वतंत्र बाजार और नियंत्रित बाजार। जब बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को वस्तुएं खरीदने और बेचने में स्वतंत्रता रहती है और ये किसी भी कीमत पर कोई मात्रा खरीद और बेच सकते हैं तो ऐसे बाजार को स्वतंत्र बाजार फ्री मार्केट कहते हैं। और जब बाजार में सरकार का वस्तु के उत्पादन, बिक्री और कीमत पर नियंत्रण रहता है तो ऐसे बाजार को नियंत्रित बाजार कहते हैं। बाजार का एक रूप अवैध बाजार, इलीगल मार्केट के रूप में देखने सुनने को मिलता है, जहां वस्तुएं चुरा छिपाकर या प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाती है। काला बाजार, ब्लैक मार्केट अवैध बाजार का ही रूप है। 3 समय के अनुसार भी बाजार का रूप देखने को मिलता है। वितरण के माध्यमों तथा विक्रय की मात्रा के आधार पर भी बाजार का वर्गीकरण किया गया है। थोक बाजार, होलसेल मार्केट और खुदरा बाजार, रिटेल मार्केट। जब किसी बाजार में वस्तुओं का लेन देन बड़ी मात्रा में किया जाता है तो उसे थोक बाजार, होलसेल मार्केट कहते हैं। इस बाजार में प्रायः खुदरा विक्रेता को माल बेचा जाता है
जबकि खुदरा बाजारों में वस्तुओं की छोटी छोटी मात्राओं को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता सामान्य रूप से अंतिम उपभोक्ता को माल बेचते हैं। वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, इस प्रकार का बाजार तरल संपत्ति, लिक्विड एसेट के आदान प्रदान की सुविधा देता है। आमतौर पर निवेशक, इन्वेस्टर इस प्रकार के बाजार में ट्रेडिंग के लिए देखे जाते हैं। शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, मुद्रा बाजार आदि वित्तीय बाजार का उदाहरण है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE 2 शेयर बाजार हैं जहां अधिकांश व्यापार संपन्न होते हैं। ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन बाजार, साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ऑनलाइन मार्केटिंग तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेता बिना किसी मध्यस्थ सेवा के विक्रेता से सीधे ही वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त करते हैं। इसे ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। इस प्रकार की खरीदारी में भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट आदि का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे फर्में कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा देते हैं। अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा क्लिक आदि लोकप्रिय ऑनलाइन मार्केट है। ऑनलाइन मार्केटिंग की अच्छी बात यह है कि यह 24 घंटा उपलब्ध रहता है। भारत सरकार ने भी सार्वजनिक खरीद के लिए GEM गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस नाम का पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें सरकार के साथ व्यापार करने की इच्छा रखने वाले सुदूर क्षेत्र के आपूर्तिकर्ता भी सरकार को वस्तु बेच सकते हैं। इन सब के अलावे और भी बाजार के कई रूप आपके आसपास उसकी विशेषताओं के आधार पर देखने सुनने को मिलता होगा। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का रूप, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि अर्थशास्त्रियों ने बाजार को एक उद्योग में फर्मों की संख्या और उत्पाद की भिन्नता की अंश, डिग्री और उस उत्पाद की निकट स्थानापन्नता के आधार पर बाजार को 4 भागों में विभाजित किया है। एकाधिकार, मोनोपोली, दूसरा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा एकाधिकारात्मक, मोनोपोलिस्टिक और चौथा अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। आइए अब एक एक कर इन चारों बाजारों के बारे में जानते हैं, क्योंकि बाजार का यह रूप अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बाजार के आधार पर किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसका निर्धारण किया जाता है। एकाधिकार, मोनोपोली। मोनोपोली शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्द मोनस और पोलस से हुई है। मोनस का अर्थ एक और पोलस का अर्थ विक्रेता होता है, इसलिए मोनोपोली शब्द का अर्थ है एक विक्रेता। एकाधिकार बाजार की ऐसी संरचना है जिसमें किसी वस्तु का समस्त उत्पादन करने वाली एक ही फर्म होती है तथा एकाधिकारी द्वारा बेचे जाने वाली वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। इसलिए ऐसे बाजार में प्रतियोगिता का अभाव रहता है और अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी वस्तु की कीमत स्वयं निश्चित करता है, क्योंकि उसकी कीमत को चुनौती देने वाला कोई नहीं होता। इस प्रकार एकाधिकारी कीमत निर्धारक होता है। ऐसे बाजार व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है। विधि के अनुसार निजी एकाधिकार की अनुमति नहीं है, केवल सरकार का एकाधिकार अस्तित्व में रहता है। भारतीय रेल को एकाधिकार का उत्तम उदाहरण माना जाता है। लंबे समय तक माइक्रोसॉफ्ट को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एकाधिकार था। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वह रूप है जिसमें क्रेता तथा विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है, जो समरूप या एक जैसी वस्तुओं का उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों पर क्रय विक्रय करते हैं। कोई भी फर्म किसी भी समय बाजार में प्रवेश करने या छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र होती है। इसका तात्पर्य यह है कि नई फर्मों को कहीं से भी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने में कोई रुकावट नहीं होती जो बाजार में स्थित फर्मों द्वारा उत्पादित की जा रही है। कुछ अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता में अंतर किया है और उनके अनुसार यदि बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और फर्मों के आने और जाने की कोई रुकावट नहीं है, तो यह बाजार विशुद्ध प्रतियोगिता, प्योर कंपटीशन कहलाएगी। और इसके अलावे 3 अन्य शर्तों को भी हम शामिल कर लें
तो वह पूर्ण प्रतियोगिता का रूप होगा। 3 अन्य शर्त हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उत्पादन साधनों की गतिशीलता पूर्ण होनी चाहिए और परिवहन लागतें एवं विक्रय लागतों का अभाव रहता है। विक्रय लागतें वे लागतें होती हैं जिनका उद्देश्य फर्म के उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना होता है, जैसे किसी वस्तु के उत्पादन के विज्ञापन पर व्यय। ये सभी विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता को बताते हैं। सत्य तो यह है कि वास्तविक विश्व में न तो एकाधिकार और न ही पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार देखने को मिलता है, बल्कि इन दोनों के मध्य अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार देखने को मिलता है। एकाधिकारात्मक मोनोपोलिस्टिक इसी अपूर्ण प्रतियोगिता का एक उदाहरण है, जो एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता का मिश्रण है और इसलिए इसे एकाधिकारात्मक बाजार कहा जाता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी संरचना है जिसमें बाजार में वस्तु के विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता का उत्पाद दूसरे विक्रेता के उत्पाद से किसी न किसी रूप से अलग होता है, चाहे रंग के मामले में हो या पैकिंग के मामले में हो या सुगंध के मामले में हो, किसी भी मामले में अलग हो सकता है। अर्थात प्रत्येक विक्रेता की वस्तु के बारे में उपभोक्ता के मस्तिष्क में दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से भिन्न होती है। जैसे टूथपेस्ट, साबुन, ब्यूटी क्रीम इत्यादि। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और अपनी वस्तु को बेचने के लिए वस्तु के विज्ञापन पर काफ़ी खर्च करती है। अल्पाधिकार ओलिगोपोली। ओलिगोपोली शब्द 2 यूनानी शब्द से मिलकर बना है, ओलिगोई और पोलियन। ओलिगोई का अर्थ होता है कुछ और पोलियन का अर्थ होता है बेचना। अर्थात अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसके अंतर्गत बाजार में कुछ थोड़ी सी फर्में होती हैं जो या तो एक समान सजातीय वस्तु का उत्पादन करती है या ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जो पूर्ण नहीं तो निकट स्थानापन्न अवश्य होती हैं। टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस अल्पाधिकार बाजार के उत्तम उदाहरण हैं। इस बाजार में फर्म को गलाकाट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन पर अधिक खर्च करना पड़ता है। अर्थशास्त्रियों ने अपूर्ण प्रतियोगिता का एक और रूप द्वयाधिकार ड्यूओपोली के बारे में व्याख्या की है। द्वयाधिकार बाजार की उस स्थिति को कहा जाता है जहां एक ही वस्तु के या समान वस्तुओं के मात्र 2 उत्पादक होते हैं, दोनों ही अपने उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होती है एवं दोनों की वस्तुएं एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है। आशा है आज का यह वीडियो आपको मार्केट के बारे में नॉलेज जरूर बढ़ाया होगा। मार्केट में किसी वस्तु की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है हम अगले वीडियो में बताएंगे। मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।